जय हिंद। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ जिसका लेवल जो हमारा रिसेंट एग्जाम हुआ है टेक्निकल का उससे रिलेटेड ही है। उस लेवल के क्वेश्चंस ही मैंने इस टेस्ट पेपर में डाले हैं। तो इस टेस्ट पेपर को आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व भी करना है, क्योंकि इस टेस्ट पेपर में मैंने जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स वो डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आप इस पेपर में जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं उनके साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर एग्जाम में पूछे जाए तो उनको भी आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो इस टेस्ट पेपर का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कानपुर एक प्रमुख शहर है जो कि कहाँ का है? यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। और ये कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी के दक्षिण तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? वेयर इज द सूरज कुंड फेयर हेल्ड? तो फ्रेंड्स, सूरज कुंड का जो मेला है वो कहाँ पर होता है? फरीदाबाद, हरियाणा में होता है। और एक और क्वेश्चन इसके साथ मैं आपको बता दूं, मेले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक आता है कि जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। तो फ्रेंड्स, कौन सा होता है वो? सोनपुर मेला, जो कि कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है। और ये बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है और जो सबसे बड़ा एशिया का मेला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बिटवीन हुम वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट? तो फ्रेंड्स, किसके बीच में लड़ा गया था? तराइन का जो युद्ध था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? द डिवीजन पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन हुज इंस्पायरेशन? तो फ्रेंड्स, किसकी इंस्पायरेशन है ये जो संघ और हमारे राज्यों की शक्तियों के बीच का जो विभाजन की प्रेरणा है? तो ये किस पर आधारित है फ्रेंड्स? प्रेरित किया गया है ये कौन से देश से? अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? हु बिल्ड द सांची स्तूप? तो फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा। 5 क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे अभी जो रिसेंट एग्जाम हुई है फ्रेंड्स उसमें, और 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो चलिए 5 क्वेश्चन हमारे जीके के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग का। क्वेश्चन है, व्रत चाप तो वर्ग का रिलेशन किससे होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर व्रत और चाप को देखें तो इस तरह से व्रत होता है और चाप क्या होता है? ये मतलब वृत्त का एक छोटा सा हमने अगर पार्ट काट लेते हैं तो वो बन जाता है चाप। इसी तरह से ये वर्ग है, तो वर्ग का अगर आप कोई सा भी एक छोटा सा पार्ट काटोगे तो ये क्या बनेगा? ये छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया तो ये क्या है? इसमें से त्रिभुज बना, गोला, आयत या फिर रेखा। तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? रेखा, यानी कि लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11, 13, 17 ये आपको सीरीज दे के रखी है और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछिए। सीरीज कॉमन क्वेश्चन है रीजनिंग में तो ये आते ही हैं। तो सीरीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक ही पूछे जाते हैं। तो लगभग सीरीज़ के हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर 11 से 13 अगर हम देखें तो हमें कैसे मिला है? 2 ऐड करने पर 13 मिला है। 13 से 17 कैसे मिलेगा? यहाँ से अगर आप 4 जोड़ दोगे, 13 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं यानी कि 2 की पावर 2 कर देते हैं तो हमें 17 मिलता है। 25 कैसे मिलेगा? 2 की पावर 3 यानी कि 8। 17 में अगर 8 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 25। 2 की पावर 4 अगर 25 में ऐड करेंगे मतलब कि 16 अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 41। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब 32, इसमें आप ऐड कर दीजिए तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो कितना होगा? 2 और 1 3, 4 3 7, 73 आपकी होगी नेक्स्ट टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को 6 लिखा जाता है, RAB को 36 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में CDE को क्या लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है, अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि एक ही नंबर दिया है सारे अल्फ़ाबेट के लिए, तो ये समझ लीजिएगा कि इनके सबके नंबर यूज़ करे हैं। अल्फ़ाबेट कितने? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 26 में से सबके नंबर होते हैं। जैसे A 1 नंबर पे होता है, B 2 पे और C 3 पे। इन नंबरों को याद करने की भी मैंने ट्रिक बताई है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये 6 कैसे आया? ये 6 ऐसे भी आ सकता है कि 3 + 2 + 1 5 + 6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला भी इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। RAB, तो फ्रेंड्स R को याद रखने की ट्रिक, जो ट्रिक है वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। R की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है? 18 होती है। A की 1 होती है और B की होती है 2। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो 18 और 2 20 और 1 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 36 आ रहा है, मतलब ये सम नहीं हो रहा है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दे तो 18 × 1 = 18, 18 × 2 =
6, मतलब इनमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 2 ज़ा 6। तो इन्होंने क्या पूछा है, CDE, इसका मान क्या होगा। तो C की वैल्यू आप सभी को पता है 3, D 4 पे आता है और E 5 पे आता है। तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शब्द है ब्रेक्स के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो चलिए हम ब्रेक्स पहले लिख लेते हैं, BRAKES। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं कि इनको हमें इंटरचेंज करना है, इनकी जगह बदलना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी अगर इनको जमाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले आप वो जो ओरिजिनल वर्ड है उसको लिख लीजिएगा, इससे आपका टाइम एग्जाम में बच जाता है। तो ये मैंने एज इट इज़ ब्रेक्स को लिख दिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो अक्षर है, जो अल्फ़ाबेट्स है, इनको आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है ABCD, इसमें आपको उसको जमाना है। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर A, उसके बाद B, उसके बाद क्या आएगा E, उसके बाद K आता है और फिर आता है R और S। इस तरह से मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो ब्रेक्स है इसको अरेंज कर दिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो किसका स्थान अपरिवर्तित रहा, हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, हमें काउंटिंग भी नहीं करनी पड़ी। तो 2 ऐसे अल्फ़ाबेट है K और S, जिनका स्थान क्या रहा, अपरिवर्तित रहा। X क्या है, Y की माँ है, तो ये X है और ये Y है। X क्या है, Y की माँ है, तो ये हमने माँ है मतलब फीमेल है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा दिया है। और जो माँ बेटे या फिर बेटे का जो रिलेशन है हम डाउन एरो से इस तरह से शो करते हैं, वो मैंने कर दिया। अब इन्होंने कहा लेकिन Y X का पुत्र नहीं है। Y क्या है, X का पुत्र नहीं है, मतलब ये इसका बेटा नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है आप बताएं कि Y X का कौन है, तो फिर Y X का कौन है। तो जब ये X क्या है, Y की माँ है, तो Y क्या हुआ, X का बेटा तो नहीं है, तो क्या होगी, बेटी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, पुत्री यानी कि डॉटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कहा है कि P जो है वो क्या है, एक वृत्त का केंद्र है और ये AB क्या है, व्यास है। इसके छोर बिंदु है A और B और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु C है, ये C है। इस पर एक कोण बनाया गया है ABC जो कि 35 डिग्री का दिया है। ABC ये एंगल आपको दे के रखा है 35 डिग्री। तो इन्होंने क्या पूछा है, एंगल PCA, कौन सा, PCA ये एंगल है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स ये है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। यहाँ से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ज्योमेट्री में तो आपको सारी बेसिक डेफिनेशन, जो रूल्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वो याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ लग रही है उनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुई थी रिसेंट, उसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के। तो यहाँ से हम जो प्रॉपर्टीज़ है उनको पढ़ लेंगे तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जो PC है और PB ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से जो लाइनें बनती है वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये जो PC है बराबर PB हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये हमने वृत्त की त्रिज्या से ये दोनों साइड इक्वल कर ली। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, जब दो साइड इक्वल हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो आमने सामने वाले एंगल वो बराबर हो जाते हैं। तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, तो इनके जो एंगल है, एंगल PBC बराबर होगा एंगल PCB के, PCB। और जो कि एंगल PBC कितना देके रखा है, 35, तो ये भी कितना होगा, 35। ये दोनों एंगल बराबर क्यों हुए, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके जो एंगल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी है, एक वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। आगे इन्होंने क्या पूछा है, हमें कौन सा ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल हम कैसे बता पाएंगे, चलिए देखते हैं। अब मैं बात बताऊं आपको, एंगल AC और B ये 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी है वृत्त की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एक वृत्त है और वृत्त के व्यास के द्वारा वृत्त पर कहीं भी जो एंगल बनता है, ये व्यास है, और कहीं भी वृत्त में एंगल बनेगा तो वो कितना 90 डिग्री का ही बनेगा। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये वृत्त की एक कंडीशन होती है, जिसे क्या कहते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एक प्रॉपर्टी याद कर लीजिए,
चलिए ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या करें, अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये दो एंगल से मिलकर बना है। कौन कौन से एंगल, PCA, एंगल PCA प्लस एंगल PCB बराबर 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों से मिलकर बना है, तो इनका सब 90 डिग्री कर दिया है। अब क्या होगा, कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, PCB की। ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखिए 35 है, तो यहाँ पर 35 में पुटअप कर देती हूँ। 90 है तो एंगल PCA आ जाएगा। वो कितना होगा, यहाँ ये 35 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 35 आप माइनस करोगे तो एंगल PCA की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी होगी 55 डिग्री। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एंगल PCA, जो कि ये वाला एंगल है, तो इसकी वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स। यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, और अगर भुजाएं समान हो तो उनके आमने सामने वाले कोण समान होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स षष्ठभुज का जो क्षेत्रफल है वो उसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से षष्ठभुज होता है। तो ये फ्रेंड्स अगर इसको हम देखें तो कितने ट्रायंगल से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6। तो एक ट्रायंगल, एक जो ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप याद कर ही लोगे। वो कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 6, तो उसमें 6 का गुणा कर दीजिए। और ये भुजा है, और ये भुजा कितनी देके रखी है, 2√3, जो कि किसकी है, षष्ठभुज की भुजा है। तो 6√3 डिवाइड बाई 4, और भुजा कितनी है 2√3, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा कितना, ये 2 2 ज़ा 4 और इंटू 3, ये 4 से 4 कैंसल, 3 6 ज़ा 18 √3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी। चलिए क्वेश्चन में नहीं पढ़ती हूँ, डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज बना लेती हूँ। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है, अच्छा सा डायग्राम नहीं बना है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा। मुझसे अच्छे से मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज मैंने बना लिया है। अब इन्होंने कहा है कि इसका क्षेत्रफल दे के रखा है आपको कितना, इतना, और समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी। तो ये जो भुजाएं होती हैं, ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ये समांतर होती है। तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, जिसे एच कहा जाता है, वो कितनी है, 24 है। अब कहा है कि यदि समांतर भुजाओं का अनुपात, तो ये समांतर भुजाओं का अनुपात, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो ए अनुपात बी कितना, 5:3 दे के रखा। तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, मतलब ये जो 5 वाली है, इसकी आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आना चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, 1/2 ऊंचाई गुणित समांतर भुजाओं का योग। ये जो दो समांतर भुजा है इनका योग। अब यहाँ पे आपको हाइट देके रखी है 24 और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं तो नहीं देके रखी, उनका अनुपात है, तो हम 5x + 3x यहाँ पर हम मान लेंगे, जो कि कितना देके रखा है, 1440। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 12, ये हो जाएगा 12 12 144 होता है, तो ये 120 और ये कितना होगा, 5 3 8x, ये हो जाएगा 8 एकम 8 8 5 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, 15 आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा है कि बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या है, 5x मतलब 5 × 15, तो ये कितनी होगी, 75। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, 75 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना आरंभ करती है, तो अपराह्न के यानी कि दोपहर के 3:45 बजे घड़ी की घंटे की वाली सुई कितना कोण घुमाएगी। If a clock start moving at 12 noon, then by what angle will the hour end of the clock turn at 3:45 PM? तो फ्रेंड्स घड़ी, आप सभी को ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब घड़ी की एक सुई यहाँ से स्टार्ट होके पूरा जब घूम जाती है, एक चक्कर लगाती है, तो ये कितना एंगल होता है, ये जो एक सर्कल का पूरा एंगल बनता है, ये क्या होता है, 360 डिग्री। तो ये 12 घंटे में कंप्लीट करती है। 12 घंटे में कितना, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगी, 12 को उसके डिवाइड में ले जाइए, तो 360 डिवाइड बाई 12, 12 या 36, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है।
जैसे 12 से 1 बजेंगे तो 30 डिग्री घूमेंगी, फिर 1 से 2 बजेंगे तो 30 और 30 60 डिग्री घूम जाएगी। तो इस तरह से हर एक घंटे में 30-30 डिग्री का एंगल वो बनाएगी। अब क्वेश्चन मैंने पूछा है कि 3:45 मतलब 3:45 होगा, तब जो है घड़ी वाली जो घंटे वाली सुई है वो कितना एंगल बनाएगी। तो फ्रेंड्स 3:45 पे हम बात करें तो 12 से 1 बजेंगे, 1 से 2, 2 से 3 बजेंगे, 3 बजे तक हम देख लेते हैं। तो कितने घंटे हुए, 1 2 3। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 3 घंटे में कितना बनाएगी, 3 3 ज़ा 90। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कब, कितना एंगल 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब 3 बजेंगे। लेकिन यहाँ पर 45 मिनट भी दिए हैं, अब हमें 45 मिनट का भी एंगल निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 1 घंटे का जो है 30 डिग्री एंगल बनाती है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में कितना, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट में, 1 मिनट का यहाँ से निकालेंगे तो 60 को इसके डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो ये हाफ एंगल बनाती है 1 मिनट में। अब यहाँ पर कितने मिनट एक्स्ट्रा है हमारे पास, 45 मिनट। तो 45 मिनट में कितना बनाएगी, 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिनट में, तो 1/2 इंटू 45, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 5 सा 10, 22.5 डिग्री का एंगल बनाएगी 45 मिनट में। तो हमारे 3 घंटे के जो एंगल था वो 90 डिग्री था, और प्लस 45 मिनट का एंगल हमने कितना निकाला, 22.5 डिग्री। अब दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना मिलेगा, 5 2 11, 12.5 डिग्री। तो 3:45 पर कितना एंगल बनाएगी, 112.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया है cos 0 डिग्री cos 1 डिग्री प्लस 180 डिग्री का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहे तो कर लीजिए, वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आया 0। हम यहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं, कैसे, cos 0 प्लस cos 180 प्लस, मतलब फर्स्ट और लास्ट की पेयरिंग कर लेते हैं, प्लस cos 1 प्लस cos 179, इसी तरह से cos 2 प्लस cos 178। इस तरह से हम पेयरिंग करेंगे और लास्ट में हमारे पास बचेगा cos 90। अब cos 0 डिग्री प्लस cos 180 की अगर हम बात करें तो cos 0 डिग्री के वैल्यू, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का भी एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। cos 0 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो cos 0 फ्रेंड्स कितना होता है, 1। और cos 180 की वैल्यू आपको याद नहीं है, तो इसको निकालने का तरीका मैंने वहाँ पर बताया, यहाँ भी बता देती हूँ। cos 90 प्लस 90 180 होता है, और cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1 - 1, मतलब इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, 0। फाइनली इसकी वैल्यू 0 मिल गई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये cos 1 है, cos 1 है, प्लस cos 179 क्या होगा, cos 180 में से 1 माइनस कर दोगे तो 179, और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का cos 1 होगा, और यहाँ पर cos 1, और ये cos 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा। तो हर एक पेयर में आपको 0 प्लस 0 प्लस 0 मिलेगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सबका सम कितना मिल जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट का है, और लिमिट के क्वेश्चन में आपको दे के रखा है x+2 डिवाइड बाय x⁻³ + 8। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन अगर लिमिट में आ जाएं, अब यहाँ पर आप -2 पुटअप करोगे वैल्यू, तो सब 0/0 की फॉर्म बनेगी, तो आपकी 0/0 की फॉर्म नहीं बनना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करोगे। अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे, x+2 है, यहाँ पर x⁻³ है, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2⁻3। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab। इसी तरह से एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, अभी इस क्वेश्चन में तो यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन रिवाइज करवा देती हूँ। a माइनस बी, a³ माइनस b³ a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप याद कर लीजिए। अभी यहाँ पे हमारा ये ऊपर वाले फार्मूला यूज़ होगा, तो ये क्या होगा, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। a³ b³ लगा देंगे तो a प्लस b यानी कि x+2, a² यानी कि x² b यानी कि 2 का स्क्वायर
माइनस ए बी यानी कि 2x। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा 1/x² + 4 माइनस 2x। अब यहाँ पर आप लिमिट इजीली पुट कर सकते हो, x टेंस टू -2। तो हम लिमिट की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर कितना होगा -2 का स्क्वायर + 4 -2 इंटू -2, तो वो कितना होगा 1 4 + 4 और ये हो जाएगा 4 + 4 8 + 12, तो 1/12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक समतल भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये एक समतल बिंदु बना लेते हैं। यहाँ से एक मीनार है, मान ली यहाँ है, मीनार की चोटी से यहाँ पर उन्नयन कोण ये वाला होता है, जो कि कितना दिया है उन्होंने 45 डिग्री दिया। अब मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर, तो यहाँ से हम मीनार की ओर, ये मीनार है, मीनार की ओर 20 मीटर चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 20 मीटर हमने चली। उसके बाद क्या होता है, जो उन्नयन कोण है वो क्या हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, आगे देखिए, मीनार की ऊंचाई पूछी है। मीनार की ऊंचाई कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं टेस्ट पेपर में पहली बार करवा रही हूँ, तो इसको ध्यान से करिएगा। मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की तो 20 दे के रखी है, और यहाँ से यहाँ तक की x है। तो हम पहला जो ट्रायंगल है, मान लिया ट्रायंगल ABC है और ये D है। तो जो ट्रायंगल ABC है इसमें हम लगा लेते हैं हमारा जो tan थीटा वाला, क्योंकि यहाँ पर हाइट और बेस की बात हो रही है। तो जब हाइट और बेस क्या होगा x + 20 इसकी बात होती है, तो हम tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan क्या होता है आधार बटे लंब बटे आधार, इसलिए हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 20। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, अब हम ये वाला ट्रायंगल में देख लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ABD, इसमें भी हम वही सेम प्रोसेस करेंगे। हाइट और बेस कितना है x = tan 60, और tan 60 की वैल्यू आप सभी को याद होनी चाहिए, कितनी होती है √3। ये रख दिया √3। अब यहाँ से h की वैल्यू मिल गई √3x। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने, मीनार की ऊंचाई, मतलब हमें h चाहिए। तो हम यहाँ से जो x है इसकी वैल्यू h √3 निकाल के हम कहाँ पुटअप कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई कर देती हूँ, वो हो जाएगा, यहाँ पर h ऑलरेडी था, x की वैल्यू हमने निकाल ली h √3 + 20। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर h है, h √3 इधर आके माइनस हो जाएगा = 20 √3h - h डिवाइड बाय √3 = 20। और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 डिवाइड बाय √3 इंटू h = 20। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 20 इंटू √3, और ये √3 - 1 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर आप अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हम कर सकते हैं। मैंने बताया था अंडर रूट वाले इस तरह के क्वेश्चन बेस में दे के रखे हो तो उनको अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करके आप अंडर रूट हटा सकते हो। ये 20 में एज इट इज़ रखती हूँ, √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती थी, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा 3 + √3, और ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 - 1, 3 - 1 कितना मिलेगा 2। ये √20 एज इट इज़ 3 + √3, ये हो जाएगा tan 3 + √3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 संख्याएं x + 1 x + 2 x + 3 और इस तरह से दे के रखी, तो इनका जो माध्य है वो 15 दे के रखा है। तो माध्य हमें सबको पता है कैसे निकालते हैं, सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 + x + 5, इन सारे नंबर को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। और कितने नंबर है 5 नंबर है, तो 5 से उसको डिवाइड कर देंगे, और वो कितना दे के रखा है 15। अब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x 2x 3x 5x प्लस कितना होगा 5 4 9 9 और 10 11 12 13 14 और एक 15x 15 हो जाएगा, डिवाइड में 5 = 15। 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 3, और ये 5 से 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा 15। x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली फ्रेंड्स, ये 15 में से 3 माइनस कर देंगे आप, तो कितना मिलेगा 12। तो ये x की वैल्यू मिल गई। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 3 संख्या कौन कौन सी हैं, एक तो x + 1 है, और x + 2 और x + 3, इनका माध्य आपको बताना है। तो x + 1 यानी कि 12 + 1 कितना 13, 12 + 2 14, और 12 + 3 15। अब इन सभी का आपको 3 नंबर है, मीन निकालना है। मीन क्या होगा, तो 15 + 4 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 5 4 9 9 और 10 11 12
कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 42 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 चौक 12। तो इसका जो मीन निकला फ्रेंड्स वो कितना मिला? 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 3 9 7 8 1 की माध्यिका क्या होगी? व्हाट इज़ द मीडियन? मीडियन निकालने के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो मीडियन यानी कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी डाटा दिया है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में जमा लीजिए। 1 3 5 7 8 और 9 ये मैंने बढ़ते क्रम में जमा लिया। अब आपको काउंट करना होगा कि कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। मतलब ये क्या है? इवन नंबर, सम संख्या है। सम संख्या के लिए फॉर्मूला अलग होता है और विषम संख्या के लिए अलग होता है। तो सम संख्या दे के रखिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन का। उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2 जो टर्म है प्लस n/2 + 1 टर्म निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। अब ये n/2, n कितना हमारा 6 डिवाइड बाय 2 वाली टर्म यूज़ करेंगे यहाँ पर, प्लस 6 डिवाइड बाय 2 + 1 वाली टर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे डिवाइड बाय 2। अब ये कितना हो जाएगा? 3। तीसरी टर्म यहाँ पर कौन सी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, क्वेश्चन में नहीं देखना है। 1 2 3 5 होगा और 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि फोर्थ टर्म वो कौन सी होगी? 7 होगी डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 7 से 12 डिवाइड बाय 2, तो 2 छंकी 12, 2 6 12। तो जो मीडियन निकला, माध्यिका निकली, वो कितनी निकली? 6 निकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, चित और पट के एकांतर क्रम में आने की प्रायिकता क्या होगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये क्वेश्चन हर बार कराया है कि जब सिक्के को उछाला जाता है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है। तो सिक्के को जब भी उछाला जाता है, जैसे यहाँ पर सिक्के को कितना 3 बार उछाला गया, तो आपको क्या करना है? ये 2 की पावर n के बराबर होती है, जो इसके टोटल इवेंट्स होते हैं कि कितने इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, कितने चांसेस हमारे पास आते हैं, फिर कितने इसमें कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n सिर्फ सिक्के के उसमें केस में। तो कितने बार उछाला जाता है n वो होता है, तो कितने बार? 3 बार उछाला गया, तो मतलब इसमें टोटल केस कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। तो ये तो हमारे टोटल केस हो गए यहाँ पर 8। ये डिवाइड के नीचे वाला। अब डिवाइड के ऊपर इन्होंने क्या पूछा है? चित और पट यानी कि हेड और टेल के एकांतर आने की प्रायिकता। एकांतर का मतलब क्या है कि या तो हेड आएगा उसके बाद टेल आएगा फिर हेड। एकांतर मतलब ये एक नंबर जो छोड़ के फिर आपको हेड मिलेगा। एक तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक ये आ सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर हेड और फिर टेल। तो इसके अलावा और कोई से कॉम्बिनेशन इसमें बन सकते हैं क्या? बाकी तो आएंगे हेड हेड टेल टेल हेड 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 हेड, इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिर्फ 2 ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें ये क्या होंगे? ऑल्टरनेट सीक्वेंस आएगी हेड और टेल की। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट हमें चाहिए वो कितना है? सिर्फ 2 ही ऐसे पॉसिबल केस है 8 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 डिवाइड बाय 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 1/4 एकांतर क्रम में हेड और टेल आने की प्रायिकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक इक्वेशन दे के रखिए, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि x का मान बताइए, और जबकि x का एक गुणनखंड आपको x+3 दे के रखा है। तो जब भी गुणनखंड दे रखते हैं तो उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी? -3 आ जाती है, और वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन को पुट करके 0 के बराबर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 12, इसको 0 के इक्वल करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 -3k प्लस 12, और वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो क्या मिल सकती है? 21 -3k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3k, उधर लेके चले जाएंगे, 3 7 जा 21, और k की वैल्यू मिलेगी कितनी फ्रेंड्स? 7। तो यहाँ पर k की वैल्यू पूछी थी जो कि कितनी होगी? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे अगर मैट्रिक्स से आएंगे तो। यहाँ पर ए की वैल्यू दे के रखी है, एक आव्यूह दे के रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे के रखा हुआ, और एक इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन में आपको जो x है उसका मान बताना है कि x का मान जो एक मैट्रिक्स है इसका मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं। इन्होंने दे के रखी 2x + 3a इज इक्वल टू 0। 2 × x तो हमें बताना है, उन्होंने पूछा है। 3 और a का मान कितना है? 1 2 0 3 -2 -4 इज इक्वल टू 0। अब 0 क्या होता है फ्रेंड? 0 क्या होता है? 0 को हम 0/0 का, यानी कि यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 के फॉर्म में हम इस तरह से 0 को लिख सकते हैं। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 3 1 जा 3, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 2 जा -6 हो जाएगा, 3 2 जा +6,
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा माइनस का 12 इज इक्वल टू ये हमारा 0/0 का यानी कि 0 मैट्रिक्स। अब इसको क्या करेंगे हम इक्वल टू के इधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, चलिए इक्वल टू के लिए इधर लेके आ गए तो ये 0/0 का मैट्रिक्स हमारा ऑलरेडी था ही, ये 0 0 0, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कौन सा जो हमने 3 0 -6 6 9 -12 वाला जो मैट्रिक्स लिखा वो। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पर +2 होगा, इधर आके प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस का 12 था तो यहाँ के प्लस का हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें से माइनस कर दें तो फ्रेंड्स ये माइनस कैसे होगा, इसको माइनस हम इस तरह से करेंगे कि 0 -3 0 -0 फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पर ये क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पर 2/2 का है, 3/3 का नहीं है तो ये रो नहीं आएगी, इसको आप यहाँ पर मत लेना। तो ये 0 से ये 3 माइनस हो जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 माइनस हो जाएगा, इस 0 से ये 6 माइनस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये 0 से 6 माइनस हो जाएगा, ये 0 से -9 माइनस हो जाएगा, और ये वाला 0 से ये 12 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आगे क्या मिलेगा, इसको और आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू -3 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 6, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये हो जाएगा क्या माइनस का 12। अब ये 2 को क्या है इसके डिवाइड में लेके चले जाते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 2, 1/2 का सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 में डिवाइड करेंगे तो 0, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर -6 डिवाइड बाई 2, -9 डिवाइड बाई 2 और -12 डिवाइड बाई 2। तो जो x है जो मैट्रिक्स हमसे पूछा है वो आ जाएगा, कितना होगा -3 डिवाइड बाई 2 0, ये हो जाएगा 3, माइनस का 3 माइनस का 9 डिवाइड बाई 2 और 2 6 माइनस का 12। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, -303 -3 और 9/2, यहाँ पर माइनस नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी ऑप्शन से भी आप मैच कर सकते हो, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/3, और यहाँ पर प्लस नहीं है, डिवाइड है -2 डिवाइड में 2/3 प्लस 1/3 डिवाइड में 4। तो ये बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, जिसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व होगा। 2 डिवाइड 1/2 क्या होता है, 1/2 में से 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 डिवाइड में 1 यानी कि 4। तो इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई कितनी, 4। अब ये वाला डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या होगा 1 डिवाइड बाई 3, इसके डिवाइड में 2 डिवाइड बाई 3, तो 1 डिवाइड बाई 3 एज इट इज़, ये 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी 1/2 मिलेगी, तो इसकी वैल्यू हमें मिली 1/2। अब ये वाला डिवाइड सॉल्व होगा तो ये कितना होगा 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड में 4, तो ये जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 यानी कि 1 डिवाइड बाई 12। तो इसका सॉल्यूशन कितना मिला 1 डिवाइड बाई 12। अब क्या क्या बचा हमारे पास 4, ये प्लस इसका सॉल्यूशन मिला कितना 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 12। तो ये इस एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 मिलेगा, 12 चौक 48 होता है, और ये हो जाएगा 2 से इसको 12 का मल्टीप्लाई करें 2 6 12 प्लस 1, तो ये कितना होगा 48, 48 प्लस 6 54 प्लस 1 55 डिवाइड बाय 12। तो ये किससे मैच कर रहा है, डिवाइड बाय 12 वाले दो ही ऑप्शन है ए और बी, इनमें चेक कर लेते हैं हम 55 किस में आ रहा है, तो ये 12 चौक 48 प्लस 7 55, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स कौन सा असत्य है, तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है ए एक अपरिमेय संख्या है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आप बोलोगे मैडम पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 22/7, और 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या, और 3.14 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर ऐसा नंबर होता है जैसे 3.111, ये रिपीटेशन वाला नंबर है जिसमें कंटिन्यूस रिपीटेशन होता है, तो ये क्या एक परिमेय संख्या होती है, एक रेशनल नंबर ये होता है। इस तरह से अगर 1 2 1 2 भी दे के रखा हो, इसमें 1 2 1 2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इस तरह से हो 1 0 1 2 4 6, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा नंबर का, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होती है। और आप बोल रहे हो 3.14, ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये 3.14 और 22/7 लगभग मान माना जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है 3.14 नहीं होती, इसके बाद रिपीटेशन में नंबर और भी होते हैं, इसके बाद नंबर विदाउट रिपीटेशन के इस तरह से नंबर होते हैं, तो इसलिए पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बोला 22/7 एक परिमेय संख्या है, हाँ ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। पी डिवाइड बाई क्यू वाली फॉर्म को परिमेय संख्या कहते हैं, तो ये वो है।
उसके बाद बोला है -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक होती है। तो माइनस स्केल पर अगर हम जाएँ तो -1, -2, -3। आप ऐसा नहीं मानना है कि जितना जितना बढ़ता जा रहा है उतना बड़ा नंबर होगा, जितना नंबर बढ़ेगा माइनस में उतना कम होता है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी हुई? -1। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? स्टेटमेंट फॉल्स कौन सा है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर पूछा है लिमिट साइन ax डिवाइड बाय साइन bx का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स लिमिट में साइन का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाय x, ये इसका मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल रट लेना है। तो हमें जो क्वेश्चन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? डिवाइड में ax होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? साइन ax से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से ही हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से हम नीचे वाली फॉर्म को भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो bx का मल्टीप्लाई कर देंगे और bx से इसमें क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। तो हमें क्या मिलेगा? ax डिवाइड बाय bx, और x से x भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना मिलेगा? a डिवाइड बाय b। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी आप सभी को पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर दूरी में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, द्रव्यमान में भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, चाल में भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो इन्होंने कहा है कौन सी अदिश राशि है? तो ये सभी अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्तीय प्रत्ती की त्रिज्या r है, तो वृत्तीय पथ के 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी और विस्थापन का मान। फ्रेंड्स अभी जो पेपर हुआ है उसमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन थोड़े लॉजिकल पूछे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक वृत्त है। तो फ्रेंड्स वृत्त है, वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? इसकी परिधि के बराबर, यानी कि 2πr। अब इन्होंने कहा है कि वृत्त के 2 चक्कर लगाने, तो 2 चक्कर मतलब एक बार और 2πr चलेगा। तो टोटल दूरी कितनी तय हो जाएगी फ्रेंड्स? इसकी 4πr। तो टोटल दूरी तो 4πr ही चलेगा, लेकिन विस्थापन पूछा। विस्थापन, क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, विस्थापन होता क्या है कि जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में चली गई दूरी होती है वो क्या होता है? विस्थापन होता है। अब इन्होंने यहाँ से शुरू किया, एक चक्कर लगाया, यहाँ आ गए, फिर दूसरा चक्कर लगाया और यहाँ आ गए, तो विस्थापन तो बिल्कुल क्या हो गया? 0, क्योंकि इनके बीच में कोई दूरी बची नहीं है। वापस कहाँ आ गए? वो स्टार्टिंग पॉइंट में ही आ गए हैं। तो यहाँ पर विस्थापन का ध्यान रखिएगा। विस्थापन क्या होता है? इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। अब दोनों वो एंडिंग कहाँ हो रहा है? यहीं हो रहा है, और स्टार्टिंग भी यहीं हो रहा है, तो कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं कर पाया, इसका मतलब विस्थापन कितना है? 0 है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? तो सबसे पहले आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फ्रेंड्स वो पता होना चाहिए, कितना होता है? G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना, मतलब दूरी को डबल करने पर इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो अगर हम दूसरा बल मान लेते हैं F' और इनका रेशो ले लेते हैं, तो m1 और m2 इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसकी जो डिस्टेंस है r, उसको क्या कर दिया इन्होंने? दुगना कर दिया है, तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे। F और नया जो फोर्स मिलेगा, नया गुरुत्वाकर्षण बल, उसको हम F' मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 2r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और जो r स्क्वायर है वो नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर F डिवाइड बाय F' की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर से r भी कैंसिल हो जाएगा, तो F' की वैल्यू कितनी मिलेगी? F डिवाइड बाय 4, यानी कि जो प्रारंभिक बल था गुरुत्वाकर्षण बल, उसका कितना? 1/4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स पिंड पर किया गया कार्य क्या होता है? W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क का कार्य का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला याद करने के फिजिक्स में इतने फ़ायदे होते हैं कि आप ऐसा यूनिट बता पाओगे, विमीय सूत्र भी निकाल पाओगे, और इस तरह के अगर डेफिनेशन आ जाती है कि किस पर निर्भर कर रहा है, फिर उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो भी आप, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन आप इसमें कवर कर पाओगे। इसलिए सभी के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्क का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब ये किस पर निर्भर कर रहा है? एक तो बल पर, तो ये बल पर तो निर्भर करता है। विस्थापन पर भी निर्भर कर रहा है, और विस्थापन पर निर्भर करेगा मतलब ये वेग पर भी निर्भर करेगा।
अब इन्होंने कहा है किस पर निर्भर नहीं करता, तो प्रारंभिक वेग से इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने अंतराण्विक बल का सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स जो ठोस होता है, सॉलिड जो होता है, उसमें जो अंतराण्विक बल की अगर मैं बात करूँ तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स रहता है एक दूसरे को जिससे वो बांधे रखते हैं उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। तो ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम किस में होता है, लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो इनका जो ऑर्डर है वो सही ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन अप एंड डाउन हो गए तो ऑप्शन 20 का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। H2 यानी कि वाटर का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स हमें पता है, आप सभी याद कर लीजिए, जो पानी है उसका जो घनत्व है, उसकी डेंसिटी है वो मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये आपको रट लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपसे डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस नहीं पूछेंगे, इन्होंने सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में दिए, तो आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिलेशन याद होना चाहिए, तो वो क्या होता है, F-32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू C डिवाइड बाई 5। अब C की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 4 डिग्री सेल्सियस है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 4 डिवाइड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कितना आएगा 5F, 5 दूना 10, 5 3 15 और 1 16, 160 इज इक्वल टू 9 9 चौक 36, 36। ये हो जाएगा 5F, इधर इसको जाके प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 9, 196। 196 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15, 5 9 45 और 5 दूना 10, तो 39.2 आया फ़ारेनहाइट में इसका आंसर। तो इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन या फिर इस तरह से घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, अगर पेपर टफ होगा तो। इजी होगा तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि इसका घनत्व मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट स्केल पैमाने के पाठ्यक्रम समान होंगे। तो फ्रेंड्स किस पर समान होते हैं ये आपको याद करना है, -40 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस डिपेंड ऑन। तो प्रकाश के स्रोत से कोई मतलब नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है। प्रकाशिक माध्यम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पृष्ठ की प्रकृति, जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हो रहा है उस पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर प्रकाश, अगर ये जो माध्यम अगर द्रव्य होगा तो ये थोड़ा बहुत प्रकाश अंदर क्या कर लेगा, सोख लेगा और कुछ मात्रा इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी परावर्तित कर देगा। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन माध्यम पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, पृष्ठ की प्रकृति पर। परावर्तन का द्वितीय नियम, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। तो फ्रेंड्स सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण, ये इस तरह से, ये आपतन कोण I होता है, ये अभिलंब होता है, और ये परावर्तन, ये आपतन कोण I, ये परावर्तन कोण R। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ये है परावर्तन का नियम। एक और नियम, आपको परावर्तन के सारे नियम मैं यहाँ पर बता देती हूँ। पहला नियम तो ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। मतलब ये जो इसका तल है, प्लेन है, ये एक ही होना चाहिए, ये दूसरा नियम कहता है। तो इस तरह से परावर्तन के आपको दोनों नियम मैंने बता दिए हैं, ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम पूछा है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी होती है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक से पढ़ोगे सब कुछ डिटेल में तो ये क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पर पूछा अनुप्रस्थ तरंगे, तो अनुप्रस्थ तरंगे कुछ इस तरह की तरंगे होती हैं। अब इन्होंने क्या पूछा, दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बता देती हूँ। ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे कहा जाता है आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड होता है। उसके बाद हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। ये है दो क्रमागत जो वेवलेंथ है जो रिपीट हो रही है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। अर्ध आयाम क्या होगा, इसका हाफ कर दोगे तो अर्ध आयाम आ जाएगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारी टर्म मैंने आपको बता दी। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी। तो गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाएगा, वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन किस तरह से होता है। तरंग संचरण की दिशा के 45 होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तरंग संचरण की दिशा में होता है, फिर कणों में कंपन की गति नहीं होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कणों का कंपन क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा में होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है।
तो फ्रेंड्स एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा, आवेश का। और ये किस तरह से आया, तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, I इंटू टी। यहाँ पर I का मात्रक यानी करंट है, धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया फ्रेंड्स, आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टिंग वायर्स, किसके कारण किसी भी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, प्रोटॉनों के द्वारा नहीं, न्यूट्रॉनों के द्वारा नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर भी ये ऑप्शन अप एंड डाउन हो गए तो कोई बात नहीं, ऊपर आप कर लेना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों, राइट आंसर क्या होगा इसका, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, विच इज़ नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स ये मैग्नेटिक फील्ड की जो मात्रक है इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है मात्रक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके कौन कौन से मात्रक है जो आपको याद करना है। तो पहला मात्रक तो इसका होता है न्यूटन एम्पियर मीटर, एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक और होता है इसको जो वेबर पर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टेस्ला भी कहा जाता है। इसको टेस्ला के बराबर माना जाता है। ये टेस्ला, एक टेस्ला बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और एक और इसका एक और यूनिट होती है इसकी गॉस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो सारी यूनिट्स हैं टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये सभी किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है और मात्रक है। तो यहाँ इन्होंने पूछा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा इसका मात्रक नहीं है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर तो होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इसका मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से एक कुंडली, एक रॉड रहती है और उसके ऊपर है ना इस तरह से वायर जो है वो लपेट दिया जाता है, और ये कॉपर का वायर होता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन्होंने कहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बी, ये किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं किस किस पर निर्भर करेगा, बी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब कितने फेरे लगाए हैं कुंडली में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, आई अब यहाँ पर क्या है, धारा की प्रबलता, मतलब कितनी प्रबलता से धारा को प्रवाहित किया जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। और जो ये लंबाई है तार की, ये रॉड की लंबाई है, उसकी क्या होगा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर है, इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उस पर टिक कर देना कि उसके फेरों की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है, धारा की प्रबलता के प्रोपोर्शनल होता है, और उसमें जो त्रिज्या है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, पदार्थ की मात्रा पर भी डिपेंड करता है कि पदार्थ कौन सा यूज़ करा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, उसकी त्रिज्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो वाटर की जो गैसियस स्टेट है फ्रेंड्स वो क्या कहलाती है, वाष्प यानी कि वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों का आपेक्षिक द्रव्यमान है, द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है। वो एक अलग है कि 9 इंटू समथिंग कुछ 10 टू द पावर में भी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर वो 1 डिवाइड में भी एक वैल्यू होती है जो कि कितना होता है, 1837, 1 डिवाइड बाई 1837 इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार के आधार पर तत्वों को त्रिक में किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स प्रतिपादित किसने किया था, त्रिक के फॉर्म में, ट्राइड्स के फॉर्म में, वो किसके द्वारा किया गया था, डेविड राइनर के द्वारा। और यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि जो परमाणु भार है, परमाणु भार के अकॉर्डिंग किसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो वो किसने, मेंडलीफ। और पीरियोडिक टेबल का जनक भी मेंडलीफ को ही माना जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसको माना जाता है, मोसले को। एक क्वेश्चन ये बनेगा, और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि मोसले ने किस आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, तो परमाणु क्रमांक पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके, ये आपको याद करना है, इनको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडियम का प्रतीक, प्रतीक सभी के पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन एक शायद एग्जाम में पूछा गया था। तो कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं सोडियम के लिए, Na। द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, यह कथन किस नियम की पुष्टि करता है। तो कोई सी भी चीज़ ना को उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, तो वो एक संरक्षण का नियम होता है। यहाँ पर द्रव्य
को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये द्रव्य अविनाशिता का नियम या फिर द्रव्य संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऑक्सीकरण किस किस कंडीशन में होता है। तो पहली कंडीशन ऑक्सीकरण की ये है कि दहन की प्रक्रिया होना चाहिए। दहन की प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, पहला पॉइंट, ये भी ऑक्सीकरण होती है। दूसरी, विद्युत ऋणी जो तत्व होते हैं उनका क्या करना, जुड़ना। विद्युत ऋणी तत्व का जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, इनका जुड़ना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब हाइड्रोजन निकल जाना, ये भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन। धन विद्युत तत्वों का निष्कासन भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, प्लस वाली चीज़ें वो निकल जाएगी, वो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ये 4 पॉइंट याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी अगर होते हैं या फिर इनमें से कोई सी एक भी पॉसिबल होता है रिएक्शन में, तो वो ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो MnO2 और यहाँ पर Mn से O2 तो निकल गई, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, जुड़ना होना चाहिए ऑक्सीकरण, लेकिन यहाँ पर Mn से ऑक्सीजन निकल गई तो Mn का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर HCl को देख लेते हैं। HCl से यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत ऋणी तत्व निकल गया है और हाइड्रोजन गैस भी क्या हो गई है, निष्कासित हो गई है। हाइड्रोजन भी निकल गई और विद्युत ऋणी तत्व भी इससे, विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या ऑक्सीकरण क्या शो कर रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है इसका निष्कासन, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, HCl का, इसलिए HCl का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हाइड्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है, बिल्कुल करेक्ट है। वायु से हल्की होती है, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में ही इसकी आवर्त सारणी में सबसे पहले ही आप इसको देख लेंगे, तो ये सबसे हल्का तत्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। कोक में कितने प्रतिशत कार्बन होता है। तो फ्रेंड्स कोक में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, 80 से 85%। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्यों, क्योंकि एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड में क्या होता है, जो आयनोजेशन होता है, आयनीकरण, वो बहुत कम होता है, इसलिए क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव पदार्थ का स्रोत कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो फ्रेंड्स फर्टिलाइजर, उर्वरक जैव स्रोत नहीं है, चूना भी नहीं है, जिप्सम भी नहीं है। हरी खाद जो होती है वो क्या है, जैव पदार्थ का स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फुल 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर आप लोगों के साथ बिल्कुल डिप में डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी पढ़ना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।